नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। भारत इस समय पे कुछ अलग लेवल पे खेल रहा है, जहां पर पूरी दुनिया डर रही है कि रूस से तेल खरीदा जाए या न खरीदा जाए। वहीं पर भारत धड़ल्ले के साथ सस्ता तेल रूस से खरीद रहा है, कंटिन्यूअसली खरीद रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो खबर यह है कि बांग्लादेश को रूस का खरीदा हुआ तेल भारत बेचने की तैयारी भी कर रहा है। यानी कि जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश के रसिया से सस्ता तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करके हम बेचेंगे, कि इसको बांग्लादेश को बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? पाइपलाइंस के थ्रू बांग्लादेश तक पहुंचाया जाएगा। बाकायदा इसकी जानकारी वहां के विदेश मंत्री यानी बांग्लादेश के विदेश मंत्री के द्वारा ही दी गई है। और ये 18 मार्च को यानी आने वाले समय में 18 मार्च से ये पाइपलाइन चालू हो जाएगी। शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, जहां पर अमेरिका के सैंक्शंस रसिया पे लगे हुए हैं, वहीं पे अमेरिका के दबाव में बिना आए इंडिया क्या कर रहा है? रसिया से तेल खरीद रहा है। साथ ही साथ रसिया के बिना किसी दबाव के, रसिया के द्वारा दिए गए ऑफर्स को ठुकरा करके या फिर एक तरीके से उस पर बहुत ज्यादा विचार न करते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड से हवाई जहाज की 400 से अधिक हवाई जहाज की डील टाटा ग्रुप के द्वारा की गई थी। मतलब कि एक तरफ से हम अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ रसिया के साथ भी काम कर रहे हैं और दोनों के साथ सामंजस्य बना करके आगे बढ़ रहे हैं। खैर, वो तो ठीक है, लेकिन रसिया का जो खरीदा हुआ तेल हम बांग्लादेश को बेच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम खबरों पर ध्यान देते हैं। देखिए, मोदी एंड हसीना टू लॉन्च पाइपलाइन टू एक्सपोर्ट डीजल टू बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मोदी इनॉग्रेट फर्स्ट बांग्लादेश इंडिया क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन ऑन मार्च ऑफ 18। मतलब 18 मार्च से ये पाइपलाइन, जो कि क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, ये चालू कर दी जाएगी, या फिर इससे तेलों का जो व्यापार है, एक्सपोर्ट है, वो चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? क्यों बांग्लादेश बहुत ज्यादा तेल चाहता है इंडिया से? देखिए, जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है ना, वो वॉर एक तरीके से बहुत ज्यादा शॉर्टेज क्रिएट किया है। किस चीज का? क्रूड ऑयल का। सबसे पहली चीज जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है लोगों को, वो है क्रूड ऑयल की। दूसरी चीज थी, वो थी फूड या फिर फूड ग्रेन्स की, अनाज की। और तीसरा था क्या? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। मतलब तीन चीजें, क्रूड ऑयल, फूड ग्रेन्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन तीन चीजों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुई है। और साथ ही साथ डॉलर की भी शॉर्टेज हुई है। डॉलर की शॉर्टेज कैसे हुई है? जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया का ही नहीं, सभी कंट्रीज का, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, वो किस चीज में करती हैं? वो करती हैं डॉलर में। यानी कि किसी को अगर कुछ सामान खरीदना है तो वो दूसरी कंट्री को डॉलर देगा, बदले में सामान लेगा। हम भी जो सामान खरीदते हैं वो डॉलर में ही खरीदते हैं, लेकिन इंडिया ने अब बहुत सी कंट्रीज के साथ में रुपए में भी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि हम अब रुपया में भी व्यापार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश में ना इस समय पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। किस चीज की? डीजल की। और डीजल की शॉर्टेज की वजह से वहां पर जो लगभग 10% वहां का डीजल पावर प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। 13 से 14 घंटे का ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब पूरी तरीके से लाइट का खत्म हो जाना, या फिर एक तरीके से ये कहे बिजली न मिल पाना लोगों को, उसको ब्लैकआउट कहा जाता है। तो 13 से 14 घंटे का ब्लैकआउट लोगों को फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो डॉलर है ना, डॉलर के मुकाबले बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, वो 20% तक गिर चुकी है। दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। देखिए, पहले तो कोविड आया, जिसने बहुत सी कंट्रीज के इकोनॉमी को बहुत तरीके से इफेक्ट किया, और उसके बाद ये रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। और ये वॉर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि बहुत सी चीजों के दाम बढ़ गए और इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई। महंगाई बढ़ जाने की वजह से डॉलर बहुत सी तेजी से करेंसी यानी कंट्री से बाहर निकला, और लोगों को, कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सभी कंट्रीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि वहां पर डॉलर बचा ही नहीं है। उनका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कंटिन्यूअसली गिरता चला जा रहा है और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसी वजह से बांग्लादेश चाहता है कि वो इंडिया के साथ रसिया का मिला हुआ जो सस्ता तेल है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे। इससे फायदा उसे क्या होगा? उसको फायदा ये होगा कि वो डॉलर नहीं देगा, बल्कि रुपया और टका में यह व्यापार हो सकता है। यानी उसको डॉलर देना नहीं पड़ेगा, रुपए में और टका में यह व्यापार किया जा सकता है। तो उसका डॉलर बच जाएगा, जो कि उसको वैसे भी वहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी उसकी डॉलर की है, और उस डॉलर की प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए वो सस्ता तेल इंडिया से खरीदना चाहता है। जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और भारत
के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के द्वारा ही 2018 से ही ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली काम पे चल रहा है पाइपलाइन को निर्माण करने का, जो कि लगभग लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले समय में ये बहुत जल्दी चालू होने वाला है। देखिए बहुत सी कंट्रीज हैं जिनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात में बात करेंगे। जो एक खबर निकल के आई ना, वो निकल के आई कहाँ से, वहां के विदेश मंत्री से। वहां के विदेश मंत्री ने ये पूरी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग जो ये 130 किलोमीटर का इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इस पूरे पाइपलाइन का नाम रखा गया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये पाइपलाइन जो है वो लगभग 3.46 यानी 3.46 बिलियन रुपीस में बनकर तैयार होगा। और ये बिलियन रुपीस जो पैसा लग रहा है, वो पैसा बांग्लादेश को दिया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू। इंडिया के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू ये पैसा दिया गया है, यानी इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू ये पैसा बांग्लादेश में इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में समझिए थोड़ा सा। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ही है कि आप जो लोन ले रहे हैं या फिर जो भी पैसा ले रहे हैं ना, उस पैसे को एज ए रिजर्व मानिए। रिजर्व मतलब ये कि जब तक आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तब तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना होगा। आप देखिए, अगर आप पैसा है आपके पास, मान लीजिए आपने बैंक से क्या किया, लोन लिया, तो आपको जिस दिन से आपने उस बैंक से लोन ले लिया उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन अगर आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, यानी कि आपको पैसा इतना दिया तो गया है, लेकिन जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। तो इस तरीके से पैसा दिया गया है बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू इस पूरे प्रोजेक्ट में। अब थोड़ा सा हम लोकेशन की बात करते हैं, क्यों बांग्लादेश को बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ये इंडिया से खरीदने पे। देखिए अगर हम लोकेशन की बात करें, बांग्लादेश का लोकेशन तो वो चारों तरफ से इंडिया के स्टेट्स से घिरा हुआ है, तीन तरफ से, सॉरी चौथी तरफ से इंडिया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है पानी से। तो यहाँ पे अगर हम पश्चिम की बात करें तो वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश के पूरब में त्रिपुरा और मिजोरम, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में असम और मेघालय जैसे स्टेट्स हैं। तो इस चारों तरफ से, जो तीनों तरफ से इंडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा इसका जो कॉस्ट है एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का कॉस्ट सामान को, वो बच जाएगा, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट है ये ना, ये कहां से गुजरता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। चिकन नेक, चिकन नेक क्यों कहा जाता है? चिकन नेक तो इसके आकार की वजह से, गर्दन, चिकन की गर्दन के आकार की वजह से। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको कनेक्ट करता है इंडिया के मेन स्टेट से या फिर मेन स्ट्रीम से, मेन लोकेशन से। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, वो पूरी तरीके से इंडिया के जो ये वाले स्टेट्स हैं, यानी कि पूर्वोत्तर के जो स्टेट्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है इंडिया के दिल्ली से और बहुत से स्टेट्स से, इन सभी स्टेट्स से। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा ये इसकी इंपॉर्टेंस है। चाइना इसी पे अटैक करने की बात करता है, या फिर एक तरीके से इसी को अटैक करने की, इसी को कट करने की वो चाहता है कि इस चिकन नेक वाले पोर्शन को काट करके यहाँ पे जो अरुणाचल वाला इलाका है, इस तरीके के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनको पूरे तरीके से अलग कर दिया जाए इंडिया से। देखिए ये जो कॉरिडोर चालू हुआ है, ये कॉरिडोर चालू होता है कहाँ से? नुमालीगढ़ रिफाइनरी से। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से जो 5 किलोमीटर सिलीगुड़ी है, उस सिलीगुड़ी तक ये हमारा इंडिया के अंदर आता है प्रोजेक्ट, यानी कि इंडिया में हम ये प्रोजेक्ट को सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, सिलीगुड़ी तक बनाते हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश की एंट्री हो जाती है। ये जो पंचगढ़ है ना, बांग्लादेश के अंदर है। सिलीगुड़ी से पाइपलाइन पंचगढ़ तक जाएगी, यानी जा चुकी है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद यहाँ पे नीलपमारी और दिनाजपुर, इन दोनों जगहों तक पाइपलाइन पहुंच गई है। तो पूरा का पूरा जो इलाका है वो 126 किलोमीटर की पाइपलाइन बांग्लादेश के अंदर है। वहीं पे 5 किलोमीटर की पाइपलाइन कहां पर है? वो इंडिया के अंदर है। मतलब कि जो यहां से स्टार्ट होती है, नुमालीगढ़ के रिफाइनरी से स्टार्ट होती है, वो यहाँ पे दिनाजपुर तक पहुंचती है पाइपलाइन। इस पूरे पाइपलाइन को जो बांग्लादेश का पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा मिलकर के, इंडिया के साथ मिलकर के चालू किया गया है। यानी कि इस दोनों के द्वारा, दोनों के ही कॉर्पोरेशन से, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और जो बांग्लादेश का पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, उन दोनों के द्वारा मिल करके इसको स्टार्ट कर दिया गया है। और आने वाले 18 मार्च से इसमें पूरा जो सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन हर साल तक की इसकी कैपेसिटी है, इतना ये काम कर सकता है। और जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें 91
करोड़ 91.84 करोड़ उतना पैसा नुमालीगढ़ रिफाइनरी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। बाकी का पैसा भारत की गवर्नमेंट 285 करोड़ रुपए वो भारत की गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है। इतना ही नहीं, ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, ये जो पाइपलाइन स्टार्ट की गई है, वो कुछ दिनों के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले समय में लगभग 15 ईयर्स या फिर उससे आगे भी तक भी इससे डीजल की सप्लाई बांग्लादेश को की जाएगी। यानी ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, लंबे समय के लिए इसको चालू किया गया है। देखिए, जब G20 की प्रेसिडेंसी इस समय पे इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई हुई है, मतलब कि इस समय पे जो भी मीटिंग्स हो रही हैं G20 की, वो इंडिया के अंदर में हो रही हैं। और इसी में बांग्लादेश के विदेश मंत्री आए हुए थे और उन्होंने ये जानकारी दी कि बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि बांग्लादेश को ऑयल्स की सप्लाई होने वाली है इंडिया के थ्रू। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार G20 कंट्रीज का मेंबर बांग्लादेश तो है ही नहीं, फिर वो यहाँ की मीटिंग में क्यों पहुंचा, वहां के विदेश मंत्री यहाँ की मीटिंग में क्यों आए हुए हैं? तो उसकी वजह यह है कि इंडिया ने इनवाइट किया था इनको, यानी कि इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ पे जो G20 की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें आइए और हिस्सा लीजिए। इसीलिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए थे। इस पूरे चीज को अगर ध्यान से देखें तो इसमें इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया तेल खरीदता है, सस्ता तेल किससे? रसिया से, और उसको दूसरी कंट्रीज को बेच रहा है। यानी कि यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज हैं, यूरोप वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर बेचा जा रहा है इस तेल को, और अब हम बांग्लादेश को भी बेच रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो भी अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं रसिया के ऊपर, वो प्रभाव कम होता हुआ उसका दिखाई दे रहा है। और उसका प्रभाव कम होने की वजह से उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, या फिर जो अमेरिका का प्रभाव है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई दे, या फिर इंडिया के ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट का इंपैक्ट दिखाई दे। खैर वो बात की बात है कि क्या कुछ होगा, लेकिन बांग्लादेश से कहीं ना कहीं अमेरिका खफा हुआ दिखाई देता है। वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि जो इंडिया रुपी और टका में व्यापार कर रहा है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश और भी बहुत सी कंट्रीज से टका में व्यापार कर रहा है, उसकी वजह यह है कि उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है या फिर जो फॉरेन करेंसी है वो बची ही नहीं है। और फॉरेन करेंसी न होने की वजह से मजबूरी में उसको व्यापार करना पड़ रहा है टका में। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को यह नागवार गुजर रहा है कि आखिरकार जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस चल रही है, यानी कि डॉलर को किनारे करने की जो प्रोसेस चल रही है बहुत सी कंट्रीज के द्वारा, उसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित हो गया है और इसी वजह से उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इस वजह से नहीं, बल्कि और भी वजह है। वजह क्या है कि जो यूएस ने एक तरीके से जो सैंक्शंस लगा रखा है किसके ऊपर? बांग्लादेश के, वहां के जो बांग्लादेश का रैपिड एक्शन बटालियन था, रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर बांग्लादेश ने अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। रैपिड एक्शन बटालियन क्या है? देखिए, बांग्लादेश ने 2004 में एक रैपिड एक्शन टास्क फोर्स का निर्माण किया था, बाद में उसको रैपिड एक्शन बटालियन कहा गया। तो ये रैपिड एक्शन जो बटालियन थी, इसको अमेरिका के द्वारा यह कहा जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। यानी जो भी इलीगल एक्टिविटीज की जा रही हैं वो रैपिड एक्शन बटालियन के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के अंदर में की जा रही हैं। यानी ये जो बटालियन है वो उस कंट्री की या फिर उस गवर्नमेंट की जो अगेंस्ट में जो भी नेता होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं, उनको एक तरीके से हैरेस करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसी चीज को बताते हुए, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बताते हुए, अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। इसके बहुत से ऑफिशियल्स के ऊपर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए। अब बांग्लादेश ये चाहता है कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इसके ऊपर उनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, और इसी वजह से बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रसिया के साथ में प्रॉब्लम्स क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेश के साथ रसिया का प्रॉब्लम यह है कि हम जो तेल खरीद करके रसिया से सस्ता तेल खरीदते हैं और महंगे में बेच रहे हैं, वो नहीं, बल्कि और दूसरी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश ने ना, जो यूएन में रिजोल्यूशन आया था रसिया के खिलाफ में अमेरिका के द्वारा, उसमें क्या किया? रसिया के अगेंस्ट में वोट किया, यानी रसिया के खिलाफ जाकर के वोटिंग दी। वो अमेरिका के प्रभाव में इतना ज्यादा पड़ चुका है बांग्लादेश कि वो रसिया के अगेंस्ट में जाकर के वोटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये रसिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में, या फिर रसिया को अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक जो रसिया का शिप था, रसिया का जो शिप है वो बांग्लादेश की मेरीटाइम टेरिटरी में आया और उसको वहां पर डॉक करने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, या फिर वहां पर एंट्री नहीं दी गई। यानी कि बहुत से, लगभग 69 रशियन शिप्स को, जो कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के दबाव में आकर के बांग्लादेश ने क्या किया है, उनको अपने यहाँ पर अपनी मेरीटाइम टेरिटरी में आने से मना कर दिया है। इसी वजह से रसिया एक तरीके से
बांग्लादेश से खपा चल रहा है और इस चीज का इम्पैक्ट उसको हो सकता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और देखने को मिले आने वाले समय में। और इसके अलावा और भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, मायने ये रखती है कि रसिया ने बांग्लादेश का जो राजदूत, सॉरी मतलब बांग्लादेश के जो राजदूत है रसिया के अंदर में, उनको समन किया, उनको बुलाया कि आखिरकार यार पता करो ये चल क्या रहा है, आखिर आपकी गवर्नमेंट कर क्यों रही है ऐसा कि जब भी हमारा कोई भी शिप जाता है उसको जबरदस्ती उन्होंने अपनी मेरीटाइम टेरिटरी में आने से मना कर रखा है, जबकि अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर किसी भी तरीके से सैंक्शंस को मानने के लिए बाध्य नहीं किया हुआ है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये वजह ये है कि अमेरिका के गुड बुक्स में आना चाहता है कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश चाहता है कि जो उसका कॉटन का व्यापार होता है बहुत बड़े पैमाने पे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में, वो किसी भी तरीके से प्रभावी ना हो, उसका किसी भी तरीके से इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। और इस चीज को, अपने कॉटन के उद्योग को या फिर कॉटन के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं रसिया के खिलाफ जा रहा है। देखिए जरूरतें हैं, मतलब रसिया के साथ में भी रहना है, उसका तेल भी चाहिए, अमेरिका के साथ में भी जाना है, अमेरिका के को कॉटन भी एक्सपोर्ट करना है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इसको बांग्लादेश बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कितना वो सफल होता है वो आने वाला समय बताएगा।